हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, हर सैटरडे और संडे को एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए टेस्ट होता है। तो साथ ही आज सैटरडे है तो टेस्ट तो बनता है, इसलिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है कि साथ ही हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। हमें एक एक चीज़ मालूम हो जाता है टेस्ट थे, तो इसलिए भाई टेस्ट तो देना बहुत ज़रूरी है। और आज 9 अगस्त है और बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, क्योंकि साथ ही आज तो रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। फैमिली के साथ अच्छे से मनाइए। आज भाई और बहन का ये त्यौहार होता है, तो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मनाइएगा आप लोग। ओके साथी, क्यों ना साथी हम लोग आज एक टेस्ट देकर अपना जो डेली का रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, और इससे हमारी पढ़ाई पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और पढ़ाई भी हमारा ब्रेक नहीं होगा। तो इस टेस्ट को साथी हम लोग फटाफट देंगे, जिसमें साथी हम लोग टोटल 51 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, और आप सभी लोग ट्राई करिएगा इस टेस्ट में कम से कम 40 स्कोर करने का। ओके, और इस टेस्ट को देना जरूरी इसलिए है क्योंकि साथ ही जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ये 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। याद रखिएगा साथी, ऐसा नहीं कि कोई प्रैक्टिस सेट या इधर उधर के सॉल्व होंगे। आपके जो एमटीएस और हवलदार 2024 पेपर हुए थे उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जरूर इस टेस्ट को दीजिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और साथ ही एक शाम में 6:35 पे ये डेली क्लास की टाइमिंग आती है। और ये टेस्ट आपका सुबह हो जाएगा, दोपहर 12:35 पे रीजनिंग का टेस्ट होगा, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, देखिए पहला प्रश्न है, गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ जो एक जानी मानी कौन सी नृत्यांगना है? बताइए। गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ जो कि एक जानी मानी कौन सी नृत्यांगना है? तो साथ ही याद रखिएगा भरतनाट्यम नृत्यांगना है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्त, बौद्धों द्वारा अपने भिक्षुओं और तपस्विनियों के अवशेषों को रखने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की संरचनाओं का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा स्तूप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्थानीय रूप से पिंडा कहा जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्थानीय रूप से पिंडा कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, जैमिनीय और कौशतकी नृत्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? देखिए साथी, ऐसे ऐसे सवाल आप सभी से पूछे जा रहे थे 2024 के शिफ्ट में। जैमिनीय और कौशितकीय नृत्य का उल्लेख किस में मिलता है? तो साथ ही याद रखिएगा ब्राह्मणों मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, आबनूस, महोगनी, सिंकोना आदि पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? बताइए। आबनूस, महोगनी, सिंकोना आदि पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं इस टाइप के पेड़। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? बताइए। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं? तो साथ ही याद रखिएगा रुडोल्फ विर्चो ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, पल्लव का प्रथम सामंत यानी फ्यूडेटरी कौन था? बताइए, पल्लव का प्रथम सामंत कौन था? तो साथ ही याद रखिएगा विजयालय थे। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को,
निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन मनाया जाता है? बताइए साथी, किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन माना जाता है? तो भाई याद रखिएगा, मुहर्रम के दिन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। 1983 क्रिकेट विश्व कप आयोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? ये सवाल भाई हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। 1983 का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला खिताब जीता था, पुरुष वर्ल्ड कप जो आपका 50 ओवर का मैच हुआ था। तो भाई याद रखिए, कपिल देव की कप्तानी में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। उस्ताद घग्गे खुदा बख्श निम्नलिखित में से किस घराने से जुड़े थे? बताइए साथी, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श किस घराने से जुड़े थे? तो भाई याद रखिएगा, आगरा घराने से। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो साथ ही याद रखिएगा, अनुच्छेद 84 करता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायसराय था? तो साथ ही आप जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा तो लॉर्ड कर्जन ने ही दिया था आदेश करने का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला में देवदास और परिणीता लिखे हैं? बताइए, किसने प्रसिद्ध उपन्यास मूल रूप से बांग्ला में देवदास और परिणीता लिखे हैं? बताइए किसने लिखे हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को। ओलंपिक आकार यानी ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल की मानक लंबाई कितने मीटर होती है? बताइए, ओलंपिक आकार की जो स्विमिंग पूल है इसकी मानक लंबाई कितने मीटर होती है? तो साथ ही याद रखिएगा, कितने मीटर होती है? 50 मीटर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत की योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बताइए साथी, भारत की योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो साथी याद रखिए 27.5% था। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस महीने में उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है? बताइए दोस्त, किस महीने में उड़ीसा में कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है? तो भाई याद रखिएगा, दिसंबर के महीने में। ऑप्शन है सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? बताइए दोस्त, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वो समान होता है? तो दोस्त याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत के प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? बताइए दोस्त, भारत के जो प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा सदस्यों की संख्या संविधान की किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? तो भाई याद रखिएगा, चौथी अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित में से किसे मद्रास ऑफ मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्त, किसे मद्रास ऑफ मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त AR रहमान को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को। बयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली के क्लास आप सभी के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन को अभी तक ऑन नहीं किया है, तो भाई आप क्या करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए
और आप लाइक कर दिए तो भी आपके पास डेली का नोटिफिकेशन जाएगा जरूर, क्योंकि साथ ही हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली है। लगातार अपनी तैयारी एक साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करें, एक एक क्वेश्चन साथ ही प्रोवाइड करें जैसा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए भाई नोटिफिकेशन तो बनता है, सभी साथी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बयालता किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथ ही याद रखिएगा कर्नाटक का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किए गए थे? बताइए साथी, हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किए गए थे? तो साथी ये कलिंग क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? बताइए साथी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो भाई याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना था। 2012 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथ ही 17 में समाप्त हो गया था। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 2013 में प्रकाशित अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है? ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बनेंगे एग्जाम के लिए। बताइए 2013 में प्रकाशित हुआ था अनब्रेकेबल, लेकिन ये किसकी आत्मकथा है? तो भाई याद रखिएगा MC मैरी कॉम की। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी एक सवाल आप लोग बताइए कि जो मैरी कॉम थी ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? वैसे तो ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, लेकिन राज्य बताना है। राज्य पूछता है पेपर में, खेल इनका नहीं पूछता है, राज्य पूछ देता है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है मैरी कॉम। चलिए 24 नंबर कॉल करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए यही सवाल पूछा था डायरेक्ट आपके पेपर में। बताइए ये सवाल गलती नहीं होना चाहिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था तभी तो साथ ही उसी साल क्या हुआ था? अधिवेशन हो गया था मुंबई में। कब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 25 नंबर को हल करिए। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? बताइए पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों के हवाले किए थे? तो भाई याद रखिए 23। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। नई चेतना पहला बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए साथी, नई चेतना पहला बदलाव की अभियान कब शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नवंबर 2022 में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। यूनानियों यानी ग्रीक्स के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुई? बताइए साथी, यूनानियों के प्रभाव में भारत में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? तो साथी याद रखिएगा गांधार शैली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। विदेशों में से सहायता में नगद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है? बताइए साथी, विदेशों से सहायता में नगद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है? तो भाई याद रखिए गैर कर राजस्व में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का एक भाग नहीं है? बताइए साथी, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का एक भाग नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सिक्किम राज्य नहीं है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए। देखिए सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? बताइए साथी, सचिन तेंदुलकर जी ने अपना जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था वो मेरे दोस्त किस देश के खिलाफ मारा था? 100 रन। बताइए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या बांग्लादेश? तो आप जानते होंगे साथी बांग्लादेश के खिलाफ 100वां शतक आया था सचिन तेंदुलकर जी का। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? तो साथ ही याद रखिएगा चंडीगढ़ का है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथ ही याद रखिएगा, जेबी कृपलानी ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1928 में घटी थी? बताइए साथी। जैसे दांडी मार्च कब हुआ था? ये आसपास सभी घटना घटी थी, जैसे 1930 में घटी थी, और बारदोली सत्याग्रह ये साथी 1928 में घटी थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद काकोरी कांड, फिर साथ ही आपका बारदोली सत्याग्रह, फिर लास्ट में आपका दांडी मार्च, यानी 1928 की बात किया है तो बारदोली सत्याग्रह। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। लेटराइट मृदा परिच्छेदिका में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? बताइए, लेटराइट मृदा परिच्छेदिका में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो साथ याद रखिएगा, लोहा होता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। मृदा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? बताइए साथी। सॉरी, मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा, गैर कृषि ऋण दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल किस राज्य में स्थित है? लगता है साथी आज टेस्ट में आप सभी का स्कोर बहुत कम बन रहा है, क्योंकि जवाब देखने को नहीं मिल रहा है। बताइए, तेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल ये किस स्टेट में स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? बताइए साथी, बुद्धदेव दास गुप्ता किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो साथी ये सरोद के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना ऐसी सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर किन दिशाओं के अनुदिश उन्मुख थी? भाई आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो शहर थे, जो गांव में रोड थे, जिनका घरों का मुख था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था। किस तरफ खुलता था? बताइए सती, सड़कों की तरफ की घरों के अंदर? बता सकते हैं आप लोग? तो याद रखिएगा जो साथी वो योजना ऐसी सड़कों के साथ बनाई गई थी जो आमतौर पर प्रधान यानी ऑर्डिनल दिशाओं के अनुदिश उन्मुख थी। ऑप्शन ए प्रधान हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? बताइए, हिंदी उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखिएगा, गोविंद मिश्रा हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज की गई? बताइए दोस्त, किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज की गई थी? तो साथ ही 1961 से लेकर 1971 के बीच में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही है? सही देखना है राज्यसभा के संदर्भ में। सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते नहीं साथी, उनके सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है ये बात। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, 6 वर्ष का होता है। इसे संसद के निचले सदन नहीं ऊपरी सदन बोला जाता है। आप जानते हैं साथी, निचला सदन तो लोकसभा होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ओके, याद रखें। और सीधे जो जनता द्वारा चुना जाता है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो केवल इसमें बी ऑप्शन आपका ठीक दिया है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बिस्सू मेला आयोजित किया जाता है?
तो साथ ही याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया था, किस वर्ष में? तो साथी बताइए भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था? तो मेरे दोस्त 1995 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है? बताइए दोस्त, भारत के एक भू आकृतिक विभाजन नहीं है। तो साथ ही याद रखिएगा तिब्बती पठार नहीं है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए थे? बताइए साथी, किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी जो मेहरुन्निसा है इसके सम्मान में चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे? तो ऐसा करने वाला कौन सा मुगल सम्राट था? तो जहांगीर था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसको नृत्य साम्राज्ञी कहा, जिसका अनुवाद है नृत्य की महारानी? बताइए साथी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किसको नृत्य साम्राज्ञी कहा, जिसका अनुवाद है नृत्य की महारानी? बताइए किसको ऐसा कहा था? तो सर जी सितारा देवी को। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? बताइए साथी, किसने पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राधे श्याम बार्ले ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का प्रतिशत कितना होता है? बताइए साथी, एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में एस प्रकृति का प्रतिशत कितना होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा टोटल 50% होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो मेरे दोस्त किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो सर जी विलियम जोन्स ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। ऊंची कूद के खिलाड़ियों को एक निश्चित ऊंचाई को पार करने के लिए कितने मौके मिलते हैं? तो साथ ही आप जानते हैं जो ऊंची कूद होता है, जो खिलाड़ी अपना ऊंची कूद को कूदते हैं उनको कितना समय मिलता है? देखते हैं कई बार वो आते जाते हैं कूदते हैं, आपने कभी गौर किया उनको कितना टाइम मिलता होगा, कितने मौके मिलते होंगे? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा 3 मौके मिलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज टेस्ट का आखिरी सवाल आपके बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ये तो काफ़ी जी सवाल है, तो आपने कई बार सवाल पढ़ा होगा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर जी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 51 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना आज के इस टेस्ट से? उम्मीद करूंगा दोस्त ये टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट लगाया होगा। तो लगभग आप सभी का 35 प्लस तो स्कोर बना ही होगा, यदि आप भाई मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास ले होंगे तो। बताइए साथी, ईमानदारी के साथ बताएंगे भाई। ओके, तो आज आपका सैटरडे है, आज सुबह के 8 बजे आपका जीके का टेस्ट होगा, दोपहर 12:35 पे रीजनिंग का टेस्ट होगा, इसलिए तैयार रहेगा आप सभी लोग उस टेस्ट को देने के लिए। ओके, बहुत अच्छी तरीके से वो टेस्ट होगा आप सभी का। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँ दोस्त ये टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से लगाया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं साथ ही दोपहर में 12:35 पे एक और टेस्ट के साथ जो कि रीजनिंग का सवाल होगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।